जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के सभी छात्रों के लिए जिनका भी हिंदी कोर होगा। आज के इस वीडियो में आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सवाल आप लोगों के 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में लगभग हम लोग 4 सवालों को डिस्कस करेंगे। चारों सवाल आप लोगों के 2025 के क्वेश्चन में पूछा गया। अगर आपके पास PYQ क्वेश्चन पेपर होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 49 को चेक कीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। लेकिन आंसर थोड़ा सा आप लोगों को भिन्नता मिलेगी क्योंकि हमारे द्वारा जो भी आंसर आपको बताया जाएगा बिल्कुल आसान और सरल भाषा में बताया जाएगा। रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक दो बार इसको रीड कीजिएगा और रीड करने के बाद खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा तो आप आसानी से उसको लिख पा रहे होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। देखिए, इसके कहने का मतलब है कि तुलसीदास जिस युग में थे, यानी जिस दौर में वो थे, उस समय की जो आर्थिक विषमता थी, छोटा बड़ा, पैसे वाला, अमीर गरीब, ये सब की जो आर्थिक विषमता थी उसकी उनको किसको, तुलसीदास जी को अच्छी समझ थी। इसके बारे में आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि तुलसीदास अपने समय के केवल भक्त कवि नहीं थे बल्कि समाज को बहुत गहराई से देखने वाले संवेदनशील कवि भी थे। वो समाज को बहुत गहराई से देखते थे। जिस युग में वे रहते थे उस समय समाज में आर्थिक असमानता बहुत अधिक थी। कुछ लोग बहुत अमीर थे जबकि अधिकांश लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया कितना आसान शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है। कुछ लोग गरीब थे, अमीर थे और कुछ लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। कवितावली के छंदों में तुलसीदास ने इसी स्थिति को सरल शब्दों में सामने रखा है। वे बताते हैं कि किसान, मजदूर, कारीगर और छोटे व्यापारी दिन रात मेहनत करते थे। बिल्कुल बात है भाई, जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो कारीगर होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें पेट भर भोजन नहीं मिल पाता था। दूसरी ओर शासक वर्ग और धनवान लोग ऐशो आराम में रहते थे। वो देखते थे कि शासक लोग जो है, राजा महाराजा लोग जो है, वो ऐशो आराम के जीवन जीते थे। तुलसीदास ने देखा कि मेहनत करने वाले लोग कर्ज, भूख और अपमान से जूझ रहे थे। ठीक है, जाति प्रथा, शोषण जितने भी होता है, शोषण गरीबी की स्थिति और ख़राब कर दी थी। तो जाति प्रथा, शोषण ने गरीबों की स्थिति जो है और ख़राब कर दी थी। उन्होंने यह भी समझा कि धन की असमानता समाज में दुख, अन्याय और संघर्ष को जन्म देती है। धन की असमानता क्या करती है, संघर्ष दिखाती है कि एक अमीर बैठा बैठा सारा काम करवाता है, गरीब लोग मजदूर बन करके काम करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, यही तो है असमानता। समाज में अन्याय भी होता है, अमीर लोग गरीबों पे जुल्म करते हैं। ठीक है, ये सब बातें हैं। उन्होंने यह भी समझा कि धन और समानता समाज में दुख, अन्याय और संघर्ष को जन्म देती है। इसलिए कवितावली में वे केवल भक्ति की बात नहीं करते बल्कि समाज की सच्चाई को भी उजागर करते हैं। उन्होंने समाज में देखा कि क्या क्या है, समाज की पूरी सच्चाई को उसने मतलब कि कवितावली में भक्ति के अलावा जो है समाज की सच्चाई को भी सामने रखा। इस तरह तुलसीदास अपने युग की आर्थिक विषमता को पूरी तरह समझते थे और उसे शब्दों के माध्यम से लोगों के सामने रखते थे। तो आसान भाषा में बिल्कुल आपके सामने रख दिया गया है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो आप अपनी जो बुक आप मार्केट से खरीद के लाए हो प्रीवियस ईयर वाला, उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को मिलाइएगा और उसके आंसर को और मेरे आंसर को मिलाइएगा, उसमें अंतर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि वही आंसर को टाइप करवा दिया गया है, बिल्कुल अंतर मिलेगा आपको। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस बनाने में। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, और ई बुक में भी मेरा जो ई बुक था, जिसने भी मेरा ई बुक लिया है वो जानते होंगे, ई बुक में भी मार्केट के बुक से अलग आंसर वहाँ पे दिया गया है ताकि आप उसको आसानी से याद कर सको कम समय में। जो लोग ई बुक लिए, ई बुक से रीडिंग कर रहे हैं, उनको पता है। अब पूरे ई बुक में मैंने क्या किया है, 8 साल का PYQ का निचोड़ दिया है आपको। ठीक है, और 3 साल का मॉडल पेपर का निचोड़ दे दिया है। बस कुछ नहीं करना है, वो कर लोगे। इसके अलावा आपको NCERT का भी मुख्य सवाल करना होगा। अगर क्वेश्चन PYQ से भिड़ता है और मॉडल पेपर से भिड़ता है तो सारा सवाल आपका ई बुक से आ जाएगा। अगर थोड़ा सा वहाँ से भटकता है क्वेश्चन तो फिर आपका NCERT बुक से आएगा। तो NCERT बुक वाले सवाल जो मैंने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया उसमें आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब कंटिन्यू बने रहिए कल। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। उसी साल 2025 में क्वेश्चन नंबर 50 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, जहाँ पर दाना रहता है वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। आइए इसके आंसर को समझते हैं। देखिए, कवि का ये कथन जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई को बताता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह ज्ञानी नहीं होता और ना ही कोई पूरी तरह नादान होता है।
ना ही कोई पूरी तरह ज्ञानी होता है और ना ही कोई पूरी तरह नादान होता है। हर इंसान के भीतर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वो अच्छी तरह जानता है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे वो अनजान रहता है। कुछ बातें होती हैं जो इंसान सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन कुछ बातों से वो अनजान भी होता है। कवि कहना चाहता है कि ज्ञान और अज्ञान हमेशा साथ साथ चलते हैं। ज्ञान और अज्ञान क्या होते हैं? हमेशा साथ साथ चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में भी कुछ नॉलेज है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। जैसे मुझे में भी कुछ नॉलेज है तब मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझसे भी गलतियाँ होती है ना। कभी कभी आप बोलते हो ना भैया ये वाला आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप फिर ज्ञानी, आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो गए, नहीं। और इसके मतलब ये थोड़ी कि हम आपसे ज़्यादा अनपढ़ हो गए, नहीं। यहाँ पे क्या बोला? ज्ञान और अज्ञान हमेशा साथ साथ चलती है। हम सब कुछ जानकर भी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकते, हमसे भी गलतियाँ होगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जिस व्यक्ति को समाज बहुत बुद्धिमान मानता है उसके भीतर कभी न कभी उसके भीतर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है। वही जिसे लोग नादान समझते हैं उसके पास भी किसी न किसी विषय का अनुभव या ज्ञान जरूर होता है। यानी कि अगर आप समाज में किसी को सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसा नहीं है, उसमें भी कमी होगी। लेकिन अगर आप किसी को बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझ रहे हैं ना, तो वह बेवकूफ़ नहीं होता, उसके अंदर भी कोई हुनर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में एक रील वायरल हुआ था, देखा था आपने? रील वायरल हुआ जिसमें बोलता था क्रिश का गाना सुनेगा क्या? क्रिश का गाना देखा होगा आप लोगों ने। तो उस बालक को आप ध्यान से देखिए, क्या उसकी वो कूड़ा चुनता था, कूड़ा कचरा चुनता था। क्या वैल्यू थी उसको? कोई पहचानता था? कोई नहीं पहचानता था। लेकिन एक गाना ने उसको वायरल कर दिया। तो वही कहता है कि आप कभी किसी को ना कमज़ोर नहीं समझिए, किसी को बेवकूफ़ मत समझिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो उसके पास भी किसी न किसी विषय का अनुभव होता है, ज्ञान जरूर होता है। जीवन में परिस्थितियों के अनुसार ही व्यक्ति को दाना या नादान कहा जाता है। एक जगह जो इंसान समझदार लगता है वही दूसरी जगह वो गलती कर सकता है। एक जगह कोई आपको लगेगा कि नहीं बहुत समझदार है, लेकिन वही कहीं ना कहीं वो गलती कर देगा। ठीक है, इसलिए कवि ने कहा कि दाना और नादान अलग अलग नहीं रहते, दोनों एक ही समाज में एक ही जगह मौजूद होते हैं। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि किसी को भी पूरी तरह छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और हमेशा सीखते रहने की भावना रखनी चाहिए। आपको हमेशा ये नहीं समझना कि आपने बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, नहीं। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, आप जब तक चाहोगे तब तक सीखते रहोगे। ठीक है, आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। कह रहा है कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? देखते हैं। देखिए, कविता और जीवन का संबंध बहुत गहरा होता है। उड़ना और खिलना कविता की आत्मा को समझाने वाले सुंदर प्रतीक हैं। कवि जब कविता लिखता है तो उसका मन कल्पना की उड़ान भरता है और वो सीमाओं में बंधा नहीं रहता, बल्कि खुले आकाश में पक्षी की तरह उड़ता है। ये उड़ान उसके विचारों की उड़ान है, भावनाओं की होती है। ठीक है, वहीं खिलना का आनंद प्रसन्नता का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। जब कवि मुक्त मन से कविता लिखता है तो उसका हृदय खिल उठता है। उसी तरह जब पाठक या श्रोता कविता पढ़ता है, पढ़ने वाले के बारे में बोला, या सुनता है तो उसे आनंद मिलता है, तब कविता का खिलना पूरा होता है। यानी जब आप कविता को पढ़ोगे आपको खुशी मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? कविता का खिलना। कवि चिड़ियों के उड़ने और फूल के खिलने से कविता की तुलना करता है। कविता समाज की सीमाओं को पार करती है तब वह उड़ती है। कविता जब समाज की सीमाओं को पार करती है तब वो क्या करती है? उड़ती है। इसके बाद है कि जब वह पाठक के मन में खुशी, संवेदना और सोच पैदा करती है तब वो खिलती है। इस प्रकार उड़ना और खिलना जो है कविता की रचनात्मक शक्ति और भाव को दर्शाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52 में। अगर आप देखेंगे तो ये सवाल पूछा गया था कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। ये क्या है, इसके बारे में आपको समझानी है। चलिए देखते समझाते हैं। यह विचार जीवन की एक गहरी सच्चाई को बताता है। हृदय की कोमलता का अर्थ है दया, प्रेम और संवेदना। अगर आपके अंदर दया है, प्रेम में संवेदना है, लेकिन अगर व्यक्ति हर समय केवल कोमल बना रहे तो दुनिया उसका गलत फ़ायदा उठा सकती है। इसलिए कभी कभी व्यवहार की कठोरता भी जरूरी होती है। अगर आप मुलायम से रहोगे तो आपको लोग सताएंगे, यानी बोले ये तो सीधा साधा है, चलो इसे लड़ते हैं, हमसे आपसे कोई ना कोई लड़ता रहेगा। ठीक है, कवि ने इसे शिरीष के फूल के उदाहरण से समझाया है। शिरीष के फूल बहुत कोमल होते हैं, वे हल्का सा बोझ भी सहन नहीं कर पाते और टूट जाते हैं। लेकिन उसी पेड़ का तना मजबूत और कठोर होता है जो आंधी, बारिश और समय का सामना करता है। अगर तना मजबूत ना हो तो फूल भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इस तरह जीवन में भी अगर व्यक्ति अपने दिल को बचाना चाहता है तो उसे व्यवहार में थोड़ी सख्ती लानी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह निर्दयी बन जाए, बल्कि इतना मजबूत बने कि अन्याय और शोषण का सामना कर सके। इस प्रकार हृदय की कोमलता को सुरक्षित रखने के लिए व्यवहार की कठोरता कभी कभी आवश्यक हो जाती है।
तो बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने ये 4 सवाल आपको करवा दिए हैं। ये चारों सवाल 2025 के पीवाईक्यू का सवाल है, यानी कि 2025 में पूछा गया सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को स्टडी करके जानी है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।